Welcome back, students. Good morning, all of you. Today we will start with our part 4 of human health and diseases. Today we will see what is active and passive immunity. When a host it is exposed to antigen. अब एंटीजन का मतलब यहाँ पर आप समझेंगे कि इट इज़ द फॉरेन पार्टिकल और होस्ट क्या है, कोई से भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी। तो जब भी कोई होस्ट की बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है, अब वो एंटीजन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो लिविंग फॉर्म में हो या डेड फॉर्म में, वो माइक्रोब्स हो या उसके प्रोटीन्स हो जो कि टॉक्सिक हो। तो क्या होता है कि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर या होस्ट की बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज़ द एंटीबॉडीज़ दे आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। तो इस तरीके से जब किसी एंटीजन या लिविंग फॉर्म में आए या डेड फॉर्म में जैसे ही होस्ट की बॉडी में एंटर होता है और तुरंत ही हमारी बॉडी के अंदर जब एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्टिव इम्यूनिटी। उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी होता है क्या, नाम से एक्टिव इम्यूनिटी, लेकिन क्या है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये थोड़ा सा टाइम लेता है अपना फुल इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए। मतलब कि अगर हमने एक बार कोई एंटीजन आया, फिर हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बन जाते हैं, वो धीरे धीरे जो है वो बनते हैं। दैट इज़ वी कैन से दैट द एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है इट इज़ स्लो एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स। और जब हम जानबूझ के ये माइक्रोब्स को लिविंग फॉर्म में या डेड फॉर्म में या वीक फॉर्म में हम किसी होस्ट के अंदर एंट्री कराते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो इंड्यूस कराया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। सो इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम में जैसे पोलियो का अगर हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं, तो उसमें जो वो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि पोलियो के जो कीटाणु होते हैं, जो पोलियो के जो माइक्रोब्स होते हैं, उसको वीक कंडीशन में या डेड कंडीशन में बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के उन माइक्रोब्स को इंजेक्ट कराया जाता है। वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर एक्सेस कराया जाता है। और क्या होता है, इससे हम एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस कराते हैं होस्ट बॉडी के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड एज एन एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी कब होगा, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन। और ये हम डेलिबरेटली भी करा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस और इसको फुल रिस्पॉन्स के लिए हमको टाइम लगता है, तुरंत ही इसका इफेक्ट जो है वो नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड एज एन एक्टिव इम्यूनिटी। नाउ व्हाट इज़ पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी में हम बोलेंगे जैसे कि हमको तुरंत किसी लोहे की जंग लगे चाकू से या नेल से या कील से कोई चोट लग जाती है, हमें कहा जाता है कि जाके टिटनेस का इंजेक्शन लो। क्यों लिया जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वो पैथोजन जो टिटनेस के जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी के एंटर कर गए हैं, और हमारा बॉडी वेट नहीं कर सकता कि उतने लंबे समय तक कि एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगे तब जाके हमारी बॉडी के अंदर वो लड़ेगा उस पैथोजन से। दैट इज़ वाई हमको कुछ रेडीमेड जो है एंटीबॉडीज़ को बॉडी में डाला जाता है जिससे कि वो रिएक्शन फास्ट हो। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द पैसिव इम्यूनिटी। ओके, सो क्या हुआ, व्हेन तभी इन जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, टिटनेस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और ऐसे ही अगर सांप ने काट लिया तो हम वेट नहीं करेंगे कि उसके जहर के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो, तब तक तो इंसान मर जाएगा। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, फॉर द क्विक रिस्पॉन्स हम जो एंटीबॉडीज़ है, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ पहले से ही बना के रखें, वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं। तो इसीलिए एंटीटॉक्सिन के इंजेक्शंस जो हैं फिर लिए जाते हैं वहाँ पर। सो व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स। मतलब जब रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडीज़, वी आर नॉट वेटिंग फॉर अवर बॉडी टू मेक दोज एंटीबॉडीज़। तो वो एंटीबॉडीज़ जब रेडीमेड फॉर्म में किसी फॉरेन पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द पैसिव इम्यूनिटी। जैसे कि और इस तरीके से हम जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बोला जाता है कि मदर का जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है फॉर द न्यूबॉर्न इन्फेंट। वाई, क्योंकि उसके अंदर वो जो मिल्क होता है स्टार्टिंग डेज का, उसके अंदर क्या होता है, एक सब्सटेंस, एक येलोइश फ्लूइड जो है
उसके अंदर कोलेस्ट्रॉम प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं। तो जो येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रॉम इट इज सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। जब उसकी मिल्किंग स्टार्ट होती है डिलीवरी के बाद, जो इनिशियल डेज होते हैं, स्टार्टिंग के डेज में जो मिल्क होता है, पहले क्या होता था, इसको मना किया जाता था कि इसको नहीं पिलाना, लेकिन बाद में जो है ये बोला गया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एबंडेंट क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। हमने पहले भी देखा था IgA, बच्चा पढ़ना सीखता है ABCD, रिमेंबर दैट। तो उस तरीके से जो एंटीबॉडीज़ होती हैं दे आर द IgA एंटीबॉडीज़ जो हैं उस कोलेस्ट्रॉम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, जो कि उस बच्चे को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। सो ये फीटस को जो है ये एंटीबॉडीज़ मदर से रेडीमेड मिल रही हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पैसिव इम्यूनिटी. So these are some examples of passive immunity. Now I think so it is clear to you what is active immunity and the passive immunity. तो जब हम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कराते हैं तो दैट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी और उसमें टाइम लगता है। और पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या हो रहा है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़, हमको क्विक एक्शन की ज़रूरत है, तो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी के अंदर डाली जाती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज द पैसिव इम्यूनिटी. Now we will see the vaccination and immunization. तो what is the main principle of immunization और vaccination? देखिए immunization vaccination दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं. अब ये दोनों जो हैं they are based on the memory of the immune system. हमने बताया था कि मेमोरी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारे इम्यून सिस्टम का. तो इसमें क्या होता है कि जो बी सेल्स रहते हैं या टी सेल्स रहते हैं, इनकी मेमोरी में रहता है कि एक कोई पैथोजन इनको कभी एनकाउंटर किया तो उन्होंने प्राइमरी रिस्पांस किया, फिर सेकेंडरी रिस्पांस एक हाइटेंड तरीके से और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ सेकेंडरी रिस्पांस देते क्योंकि वो चीज़ उनके मेमोरी में आ गई है. ओके, सो ये जो है वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, ये जो इम्यूनिटी के मेमोरी पावर पे ही जो है इसका प्रिंसिपल है. तो वैक्सीनेशन में आपको अच्छे से पता है अ प्रिपरेशन ऑफ द एंटीजेनिक प्रोटीन्स, मतलब जो भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम, उससे जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको हम एंटीजन कह रहे हैं, मतलब फॉरेन पार्टिकल को हम एंटीजन कह रहे हैं. तो वैक्सीनेशन में हम क्या कर रहे हैं, जो वो पैथोजन है उसके उस एंटीजेनिक प्रोटीन को इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन को ही हम वैक्सीन के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराते हैं इनटू द होस्ट बॉडी. अब क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन का प्रिपरेशन क्या है, वैक्सीनेशन के प्रिपरेशन में हम कोई एंटीजेनिक प्रोटीन, किसका एंटीजेनिक प्रोटीन, पैथोजन का या उस कीटाणु का जिससे कि बीमारी हो रही है, उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होगी तो बीमार कर देगा सामने वाले को, या वीक फॉर्म में हम क्या करते हैं उसको डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे बॉडी के अंदर उस पैथोजन के लिए, अब वो इतना वीक कंडीशन में है कि वो होस्ट को उस समय कोई बीमारी नहीं फैलाएगा, लेकिन होस्ट चूँकि वो फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आ गया है तो क्या करेगा, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा. सो द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन क्या करेगा, वो उस पैथोजन के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा. फिर जब भी कभी एक्चुअल इन्फेक्शन होगा उस पैथोजन का तो वो हमारी बॉडी जो है उसके अंदर ऑलरेडी ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं टू फाइट विद दैट पैथोजेंस. अब वैक्सीन्स जो हैं ये इसके कारण क्या जनरेट होता है, द मेमोरी, बी सेल्स एंड द टी सेल्स. ये वैक्सीन्स जो गए बॉडी में कम क्वांटिटी में, फिर इसके कारण क्या हो गया कि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई, फिर एंटीबॉडीज़ के मेमोरी एंटीबॉडीज़ या मेमोरी सेल्स भी बन गए. दे आर कॉल्ड एज द मेमोरी बी सेल्स एंड द टी सेल्स. अब ये जब मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स बन जाती हैं, ये जब आगे इन फ्यूचर में कभी भी ये जो है एंटीजन या ये पैथोजन कभी भी जब बॉडी को अटैक करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर मैसिव प्रोडक्शन एंटीबॉडीज़ का होगा और वो उस इन्वेडर को या उस फॉरेन पार्टिकल से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन.
यहाँ पैसिव इम्यूनाइजेशन का ये एग्जांपल बताएं, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस प्रीवियसली ऑल्सो, कि इफ़ अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब्स, तो इम्यूनाइजेशन में तो हमने देखा कि स्लो रिस्पॉन्स है, हमको टाइम लगता है उस रिस्पॉन्स को लेने में। तो अब लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। सो इफ़ अ पर्सन is infected with some deadly microbes to which the quick immune response is required, जैसे कि टिटेनस में we need to directly inject the performed antibody, जो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हैं या एंटीटॉक्सिन हैं वो हमको डायरेक्टली ही इंजेक्ट कराना पड़ता है बॉडी में। इवन स्नेक बाइट्स के केसेस में भी इंजेक्शंस को जो है स्नेक के एंटी वेनम के जो है इंजेक्शंस प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इट इज़ कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। रिकॉम्बिनेंट, अब ये वैक्सीन जो है किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम देखेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में किस तरीके से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो वैक्सीन्स जो होती हैं हमको लार्ज स्केल में चाहिए रहती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया या यीस्ट की हेल्प से और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो भी एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं, व्हाट इज़ दिस एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स, जो पैथोजन होता है, जो बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे जिसके कारण की वो बीमारी हो रही है, उस पॉलीपेप्टाइड को या उस प्रोटीन को हम क्या करेंगे, वो एक एंटीजन है, उसको हम बैक्टीरिया या यीस्ट के अंदर उसको ग्रो कराते हैं और फिर उससे क्या करते हैं कि लार्ज स्केल में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनती हैं और ये वैक्सीन्स जो हैं दे आर द एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैट एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स, जिसको कि हमने किसके अंदर बनाया, बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर। तो ये क्या होता है कि हमको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए लार्ज क्वांटिटी में ये वैक्सीन्स जो हैं मिल जाती हैं ईजीली बाय दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो एग्जांपल जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द यीस्ट। देखिए ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें यू हैव टू रिमेंबर कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है, बाय द यीस्ट। और लार्ज स्केल में अगर हमको प्रोड्यूस करना है वैक्सीन्स को तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जब हम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ वी प्रोड्यूस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, किस तरीके से बनता है। नाउ व्हाट आर एलर्जीज़। एलर्जीज आपने देखा है कई लोग जो है जैसे धुआं आता है तो उनकी आंखों में एकदम से पानी आने लगता है, या कहीं बाहर धूल वगैरह होती है तो उनको छींक आने लगती है। तो या कोई किसी को किसी चीज़ से बैंगन खाने से या खट्टा खाने से उनको क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम एक इस तरीके का रिस्पॉन्स देता है टू सर्टन एंटीजेंस, मतलब कोई ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जब ऐसा एग्जाग्रेटेड रिस्पांस देगा कि आंखों से पानी आना, छींक लगना या इस तरीके के जो भी रिएक्शंस हमारा बॉडी शो करता है, हमारा इम्यून सिस्टम शो करता है। क्यों शो करता है, अंडर सर्टन एंटीजेंस जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज एलर्जी। सो व्हाट इज़ एलर्जी, द एग्जाग्रेटेड रिस्पॉन्स of the immune system to certain antigens present in the environment, it is called as allergy। एलर्जी आ गया समझ में, मतलब इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, वो अगर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक रिस्पॉन्स शो करता है, एक एग्जाग्रेटेड रिस्पॉन्स शो करता है, जैसे कि छींके आना, स्नीज करना, आईज से वाटर निकलना, रनिंग नोज, इस तरीके के जो कॉमन सिम्टम्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज एलर्जी। अब एलर्जी जो होती है जिसके कारण होती है, जिन सब्सटेंसेस के कारण होती है, दे आर कॉल्ड एज एलर्जेंस। देखिए इस वर्ड से आप समझिए जैसे कि कैंसर को कॉजिंग जो जो सब्सटेंसेस होते हैं या एजेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। इसी तरीके से एलर्जी को कॉज करने वाले जो होते हैं उनको हम एलर्जेंस कहते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था आईजीई के बारे में, जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तो आईजीई जो है वो एंटीबॉडीज़ अपना काम करती हैं। आईजीई कॉमन एलर्जेंस जो हैं, जो एलर्जी कॉजिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर डस्ट, पॉलन, एनिमल्स,
डेंडर, एनिमल्स डेंडर, जैसे कि जानवर हैं उसके बाल वगैरह, ये सब जो हैं दे ऑल आर द एनिमल डेंडर्स. नाउ विल सी द, तो इसमें कॉमन सिम्टम्स कौन से हो गए? दे आर द स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एक्सेट्रा. दिस ऑल आर द symptoms. Now allergy, it is due to the histamine, serotonin, which is released from where? From the mast cell. This is released from the mast cell. Wait a minute. सो एलर्जी कैसे होता है? एलर्जी इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ हिस्टामिन. देखिए इसको अच्छे से याद रखिए. दिस इज़ द हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल. देन ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन. अभी इस तरीके की कंडीशन में क्या होता है? ड्रग्स, कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं? एंटी हिस्टामिन, यानी कि हिस्टामिन जो सिक्रीट हो रहा है उसका एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टीरॉयड, ये क्या करते हैं? तुरंत ही जो है इस एलर्जी के सिम्टम्स को क्या करते हैं? इसको कम करते हैं. सो गॉट दिस एलर्जी. See now students, now we will see what is autoimmunity. देखिए इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के, ये आपको याद रखने हैं. यहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इस तरीके से ग्रेव्स डिजीज़ और द एक्सेप्थोल्मिक गोइटर, इस तरीके की ये जो हैं, एंड माइस्थेमिया ग्रेविस, ये तीनों बीमारी आप याद रखेंगे. दीज आर द ऑटो इम्यून डिजीज़. नाउ वेयर कम हियर फर्स्ट कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिजीज़ेस क्या होती हैं. सो सी ओवर हियर, थोड़ा सा इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है. ऑटो इम्यून डिजीज़ेस आर दोज डिसऑर्डर्स जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये अपने ट्रैक से उतर जाए, व्हेन इट गोज़ ऑफ द ट्रैक, और क्या करना स्टार्ट कर दे? ये हमारे सेल्स को ही अटैक करना स्टार्ट कर दे. ठीक है, या हमारे सेल्स को या मॉलिक्यूल्स को, जब ये खुद ही हमारा इम्यून सिस्टम उसको ही डिस्ट्रॉय करना जब स्टार्ट कर देता है, तो ऐसी कंडीशंस के कारण क्या होता है? कई सीरियस, कई क्रॉनिक डिजीजेस हो जाती हैं. वापस से देखिए, ऑटो इम्यून डिजीजेस आर दोज डिसऑर्डर्स that results when the immune system it goes off the track and attack the सेल्फ सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स. जब हमारे इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर दें, तब तो ये बड़े क्रॉनिक कंडीशन हो जाएगी. तो इसके कारण सीरियस डिजीज़ेस हो जाती हैं. अब यहाँ पर ये डिसऑर्डर क्या हो रहा है कि हमारा सेल्फ एंटीजन ही इसमें इन्वॉल्व हो गया. बाकी इसके पहले हम क्या देख रहे थे? एंटीजन जो था वो फॉरेन पार्टिकल था, लेकिन जब हमारी बॉडी के ही अंदर कोई सेल्फ एंटीजन बन जाए तो इस तरीके का डिसऑर्डर जो है वो हो जाता है. और इफ़ द, अब देखिए यहाँ इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे. वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ द सेल्फ एंटीजन, अब जो ये फॉरेन पार्टिकल था ये अब हमारा सेल्फ पार्टिकल ही जो है यही एंटीजन की तरह वर्क करेगा. अब ये जो सेल्फ एंटीजन है इट इज़ फ्रॉम द मसल्स. ओके, एंड द मसल्स ऑफ द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड और दे बिकम एक्सट्रीमली वीक. अब क्या हो रहा है कि हमारी मसल्स जो हैं वही सेल्फ एंटीजन बन गई और मसल्स जो हैं वो बॉडी के डिस्ट्रॉय होने लग गई, और जिससे क्या हो रहा है कि मसल्स एकदम वीक हो गई. तो इस तरीके का जो मस्कुलर डिसऑर्डर है इट इज़ कॉल्ड एज माइस्थेमिया ग्रेविस. माइस्थेमिया ग्रेविस. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, and that is multiple sclerosis. It is caused by the antibodies that attack the myelin sheath of the nerve cell. आपको अच्छे से पता है नर्व सेल के वहाँ पर श्वान सेल्स थी, वहीं पर ऊपर एक पूरी की पूरी माइलिन की शीथ जो है वो प्रेजेंट थी. हमने माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पढ़ा था. तो जिन नर्व फाइबर्स के ऊपर माइलिन की शीथ होती है, अगर तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है? It is caused by the antibodies that attack the myelin sheath of the nerve cells. नर्व सेल्स की जो है माइलिन शीथ को ही जो है वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म करने लगे, उसको अटैक. अभी एंटीबॉडीज़ कहाँ से जनरेट हुई हैं? हमारे इम्यून सिस्टम से ही. तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही नर्व सेल की माइलिन शीथ को ये अटैक करके उसको ख़त्म कर रहा है. तो दिस टाइप ऑफ डिजीज़ इट इज़ कॉल्ड एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस.
Then third is Graves' disease or exophthalmic गोइटर. इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट इट प्रोड्यूसेस ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाता है. वो एंटीबॉडी क्या करता है, इट इज़ मिमिक्री, मतलब ये मिमिक्री कर रहा है. इट इज़ मिमिकिंग मतलब कि सेम टू सेम वैसा ही इफेक्ट शो कर रहा है जैसा कि हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट कर रहा है. तो जब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसकी एंटीबॉडीज़ जो है वो भी थायरॉक्सिन सिक्रेट करे और हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है TSH जो है वो भी थायरॉक्सिन सिक्रेट कर रहा है. तो हमारा थायराइड ग्लैंड भी थायरॉक्सिन सिक्रेट कर रहा है और उसके बाद कुछ एंटीबॉडीज़ भी इसको सिक्रेट कर रहे हैं. तो क्या होगा इससे, इट विल लीड टू द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन. So this type of disease it is called as Graves' disease or exophthalmic goiter. So these are the self या autoimmune diseases जब हमारा जो immune system है it attacks the self cells and the molecules. Now we will see immune system in the body. अब जो हमारे बॉडी का पूरा जो इम्यून सिस्टम है इसमें एग्जैक्टली कौन कौन सी सेल्स जो हैं वो काम कर रही हैं. सबसे पहला जो है दैट इज़ द मोनोसाइट. अब मोनोसाइट क्या, अब देखिए जितने भी हमारे इम्यून सिस्टम में जो सेल्स वर्क करेंगे अल्टीमेटली दे आर द टाइप ऑफ WBC या ल्यूकोसाइट का ही वो टाइप होता है. लेकिन कहाँ वर्क कर रही हैं, ठीक है, किसके हेल्प से वर्क कर रही हैं, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की सेल्स हैं. ओके, तो इम्यून सिस्टम इन द बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जो WBCs हैं तो उसके अलग अलग नाम हैं. तो सबसे पहला देखिए दैट इज़ द मोनोसाइट. मोनोसाइट क्या है, it is a type of leukocyte that function in the immune system by migrating to the tissues and then forming macrophages. अब देखिए मोनोसाइट्स क्या हैं, ये एक तरह का WBC ही है या एक तरह का ल्यूकोसाइट ही है. ये हमारे इम्यून सिस्टम में किस तरीके से हेल्प कर रहा है, ये चला जाता है टिश्यूज़ के अंदर. टिश्यूज़ के अंदर ये माइग्रेट करके पहुंचने के बाद ये क्या बना रहा है, मैक्रोफेजेस. ओके, तो मोनोसाइट हो गई एक तरह के ल्यूकोसाइट जो कि टिश्यूज़ के अंदर माइग्रेट करके चली जाती हैं और वहाँ जाकर क्या बनाएंगी, मैक्रोफेजेस. अब ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगी, मैक्रोफेजेस क्या हैं, दे आर ऑल्सो अगेन अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ मोनोसाइट. ये हमने ऊपर ही देखा, मोनोसाइट जो है टिश्यूज़ के अंदर जाकर क्या बना रही है, मैक्रोफेजेस. तो मैक्रोफेजेस अल्टीमेटली क्या हो गई, दे आर द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट. कहाँ प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस हो रही है, बाय द डिवीज़न ऑफ द मोनोसाइट. मोनोसाइट के डिवीज़न से ये बनते हैं कौन, मैक्रोफेजेस. और हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेल के अंदर. दे प्रोटेक्ट द बॉडी बाय इनगल्फिंग द बैक्टीरिया एंड द डेब्रिस. जो भी कचरा वचरा मटेरियल प्रेजेंट है, जो भी बैक्टीरिया इनगल्फ हो गया, बैक्टीरिया आया है, उसको ये मैक्रोफेजेस, फेजेस का मतलब होता है इनगल्फ करना, किसी चीज़ को खाना. तो ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, दे आर इनगल्फिंग द बैक्टीरिया एंड अदर डेब्रिस, या जो कचरा मटेरियल है उसको हम डेब्रिस कह रहे हैं, उसको ये क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं. देन द नेक्स्ट इज द T सेल्स और द T लिम्फोसाइट. ये क्या है, अब लिम्फोसाइट वर्ड है, लिम्फोसाइट भी है तो वही WBC जो कि ब्लड के आर्टरीज या वेन से लीक करके चली गई थी, उन्होंने लिम्फ बनाया था. RBC सिर्फ नहीं जा पाता, तो लिम्फोसाइट भी एक तरह का WBC है. तो यहाँ पर हम T लिम्फोसाइट या T सेल्स की बात करेंगे. T लिम्फोसाइट्स और द T सेल्स ये क्या है, दे आर द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट. अब ये कहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं या कहाँ पर ये प्रॉपरली फंक्शनिंग इनकी स्टार्ट होती है, इन द थाइमस. थाइमस में डिफ्रेंशिएशन के कारण इनको हम T लिम्फोसाइट या T सेल्स कह रहे हैं, बिकॉज T स्टैंड्स फॉर थाइमस. और इन द T सेल्स क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट विच इज़, कहाँ पर ये जब डिफ्रेंशिएट हो ना, मतलब ये काम करना कहाँ से स्टार्ट करेगा, बाय द थाइमस. तो इसीलिए बोला जा रहा है कि T सेल्स जो कि थाइमस के अंदर डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, मतलब अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर रही हैं, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो T सेल्स पड़ा है. सो दे आर एक्टिवेटेड बाय द थाइमस. उसके बाद फिर क्या करते हैं, दे स्टार्ट अटैकिंग द इन्फेक्टेड सेल्स.
तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स थी ये लिम्फ के ही अंदर बनी थी, ये लिम्फ से थाइमस में आकर ये यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होती हैं, डिफ्रेंशिएट हो गई मतलब कि एक्टिवेट हो गई इन द थाइमस, और फिर उसके बाद दे स्टार्ट अटैकिंग द इन्फेक्टेड सेल्स। ओके, नाउ यू गॉट इट, द मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड द टी सेल्स। मोनोसाइट क्या थी? मोनोसाइट जो थी दे आर द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स या WBC जो कि टिश्यूज़ के अंदर माइग्रेट करके जाती हैं और वहाँ मैक्रोफेजेस बनाती हैं। अब मैक्रोफेजेस क्या हैं? दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, दे आर फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ मोनोसाइट, और फिर क्या करते हैं ये बैक्टीरिया को और डेब्रिस को इनगल्फ करते हैं। टी सेल्स क्या थी? दे आर अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, एक तरह की लिम्फ सेल हैं, ये थाइमस में पहुंचकर वहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट होती हैं, एक्टिवेट होती हैं, और फिर उसके बाद ये अपना काम शुरू करती है, दैट इज दे स्टार्ट अटैकिंग द इन्फेक्टेड सेल्स। नाउ विल सी द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जिस जगह पर लिम्फ प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो वेरी फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है? तो व्हाट इज लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट क्या है? अ ल्यूकोसाइट प्रेजेंट इन द लिम्फ। तो लिम्फ के अंदर जो WBC प्रेजेंट होगा उसको हम लिम्फोसाइट कहेंगे। अब ये लिम्फोसाइट, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट। तो एक बार समझिए, लिम्फ के अंदर जो WBC प्रेजेंट है उसको हम लिम्फोसाइट कह रहे हैं। अब ये जो लिम्फोसाइट है ये दो तरह के हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ दिस। फर्स्ट इज द लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट। पहला क्या है? दैट इज द लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट एंड द स्मॉल लिम्फोसाइट। दो तरह के हो गए, द लार्ज वन एंड द स्मॉल वन। लार्ज एंड द स्मॉल वन। मोस्ट लार्ज ग्रैन्युलोसाइट, अब देखिए दोनों अलग अलग से काम करेंगे। ज़्यादा करके जो लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट्स हैं ये नेचुरल किलर सेल्स हैं और हमारी बॉडी को ट्यूमर या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। गॉट दिस पॉइंट? दो तरह के लिम्फोसाइट हो गए। लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट एक तरह के ल्यूकोसाइट ही होते हैं या WBC ही होते हैं जो कि हमारे लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट हैं ये दो तरह के हैं, लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट। जो लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट हैं ये नेचुरल किलर सेल्स है और हमारी बॉडी को ट्यूमर या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से बचाते हैं। और जो स्मॉल लिम्फोसाइट है ये फिर से दो तरह के, T सेल्स और B सेल्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं ये ज़्यादा करके लिम्फोसाइट्स दे आर अ टाइप ऑफ WBC और ये क्या करते हैं? ये ही एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करते हैं। अब एंटीबॉडीज़ बनाने का काम तो कर रहे हैं, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स का है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर दोज where the origin and the maturation and the proliferation of the lymphocyte takes place। अब ये जो लिम्फोसाइट्स जो कि लिम्फ के अंदर प्रेजेंट हैं ये आखिर कहाँ जाके मैच्योर होंगे, कहाँ ये प्रोलिफरेट होंगे, कहाँ डिवाइड होंगे? तो वो होते हैं दो ऑर्गन्स में, दे आर कॉल्ड एज द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी दो टाइप के हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। आपको मेन यहाँ पर ये याद रखना है लिम्फोसाइट क्या होता है। तो लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट एक तरह से WBC ही होता है जो कि लिम्फ में प्रेजेंट होता है। सेकेंड क्या हो गया? जो ये ल्यूकोसाइट या ये लिम्फोसाइट जो होते हैं ये यहाँ पर दो तरह के होते हैं, ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट लार्ज होते हैं और दूसरा होता है स्मॉल लिम्फोसाइट। फिर जो है ग्रैन्युलर जो लार्ज वाले लिम्फोसाइट है ये नेचुरल किलर है, ये हमारी बॉडी को ट्यूमर और वायरस इन्फेक्टेड सेल से डायरेक्टली ही सेव करते हैं। और दूसरे जो स्मॉल लिम्फोसाइट हैं ये फिर दो तरह के, T सेल्स और B सेल्स। फिर अब ये जो है लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एक तरह के WBC ही हमने बताया। ये क्या करते हैं? ये दे मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज़। अब ये जो हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर क्या हो रहा है कि जो लिम्फोसाइट हैं ये वहाँ जाकर मैच्योर होते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे व्हाट आर लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स वेयर द ओरिजिन and the maturation
एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस। तो जिस जगह पर ये लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होगा, जहाँ ये मैच्योर होंगे, जहाँ ये प्रोलिफरेट होंगे, उनको हम कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स दे आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब ये दोनों ही ऑर्गन्स को हम देखेंगे। See, first this is the primary lymphoid organ, then we'll see the secondary lymphoid organs. This is again important, इसको याद रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को डिफ्रेंशिएट करने को, या ऑर्गन्स दे देंगे ये, जैसे ये ऑर्गन्स के जो नाम है ये दे देते हैं और उसके बाद बोला जाता है कि इसमें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है कि ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। अब सी वन बाय वन, फर्स्ट वी विल सी द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो दीज आर द ऑर्गन्स वेयर द इमैच्योर लिम्फोसाइट्स, देखिए लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, वो इमैच्योर कंडीशन में, ठीक है। तो ये इमैच्योर कंडीशन से ये इन ऑर्गन्स में जाएंगी। कौन से ये ऑर्गन्स है? थाइमस एंड द बोन मैरो, टी सेल्स, बी सेल्स, याद रखिए ये वही हैं। तो ये जो टी सेल्स और बी सेल्स बने, ये कैसे बने? थाइमस एंड बोन मैरो। ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन है इसको हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि जब लिम्फ से जो इमैच्योर लिम्फोसाइट हैं, ठीक है, ये कहाँ पहुँचते हैं? ये थाइमस या बोन मैरो में जब पहुँचते हैं तब क्या होता है? इनका मैच्योरेशन होता है, ओके। और ये अपने यहाँ पर क्या करते हैं? एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं, या यहाँ पर इनको एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर एक्वायर होता है। एंटीजन रिसेप्टर, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर क्या हो गया? आपने देखा था वो एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर, वहाँ पर एंटीजन स्पेसिफिक साइट थे, तो जिस जगह पर आके एंटीजन बाइंड होते हैं, हर एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक एंटीजन होता है। तो उस जो लिम्फोसाइट है उस जगह पर तो उसका जो मैच्योरेशन कब होगा? जब वो एक्वायर कर लेगा अपना एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट। तो उस जगह पर क्या हो रहा है? यहाँ पर थाइमस और बोन मैरो में जाकर दे बिकम एंटीजन स्पेसिफिक, यानी कि किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन या स्पेसिफिक लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से हो गए? थाइमस एंड द bone marrow. So these thymus and the bone marrow, these are the primary lymphoid organs. क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर लिम्फोसाइट्स जो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ पर मैच्योर होती हैं एंड दे एक्वायर देयर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर over here and they become antigen specific lymphocytes. This is called as primary lymphoid organ. Now we will see the secondary lymphoid organ. सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स हैं स्प्लीन, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा। अब ये क्या है? दीज आर द ऑर्गन्स वेयर द एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट विद द एंटीजन्स। अब क्या करेंगे? ये जो यहाँ पर थाइमस और बोन मैरो में जो ये स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स बन गए, ये जब इन ऑर्गन्स में यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो डिजीज़ कॉजिंग एंटीजन इस जगह पर पहुँच के ट्रैप हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? इन एंटीजन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि इनके स्पेसिफिक साइट बन गए। इस जगह पर ये इन एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और अपने नंबर को बढ़ाएंगे, ओके। सो स्प्लीन, टॉन्सिल, अपेंडिक्स एंड लिम्फ नोड्स, दे आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड organs. So now I think so you might have understood this primary and the secondary lymphoid organs. Now components of the lymphoid organs and their functions, जैसा कि हमने बोन मैरो और थाइमस के बारे में पढ़ा, these are the primary lymphoid organs. So the bone marrow, it is the main or the primary lymphoid organs. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? Where all the blood cells including the lymphocytes, they are produced by the process called as hemopoiesis. देखिए what is hemopoiesis आपको पता होना चाहिए। हीम मतलब ब्लड होता है, तो ब्लड के जो सारे टाइप के जो सेल्स हैं जिसमें कि लिम्फोसाइट्स भी इंक्लूड होगा। लिम्फोसाइट क्या है? एक तरह का WBC है। WBC इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्लड सेल। तो ये ब्लड सेल के सारे जो सेल्स हैं ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज हीमोपोएसिस। अब सेकेंड है द थाइमस। थाइमस क्या है? एक लोब्ड ऑर्गन है, ये हमारे स्टर्नम के नीचे हार्ट के पास में प्रेजेंट होता है। थाइमस आपने क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया है ये।
इट इज़ क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप। इट इज़ क्वाइट लार्ज, देखिए जन्म के समय पर ये जो थाइमस ग्लैंड होती है या थाइमस जो होता है ये एक लोब्ड ऑर्गन होता है, ये बड़े साइज़ का होता है। लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी पे आते हैं इसका साइज़ जो है ये छोटा होता जाता है और फर्दर मिडिल एज पे आके ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। स्प्लीन जो है एक और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये पैनक्रियास के पास में एक रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये ऑर्गन। और ये क्या कर रहा है, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर बाय ट्रैपिंग द ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये यहाँ पर इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी को स्टोर करता है। तो ब्लड के साथ साथ जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनको ये ट्रैप करने का काम करता है। कौन? स्प्लीन। तो स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ फाउंड नियर द पैनक्रियास एज अ रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर एंड इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ फिल्टर बाय ट्रैपिंग द ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं उनको ये फिल्टर करता है या उनको ट्रैप कर लेता है। फिर स्प्लीन में हमको पता है जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो मैच्योर हुए एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट बने ये स्प्लीन में जाते हैं और जहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप हो चुके हैं उनको वहाँ पर ये किल करते हैं या उनको उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और स्प्लीन क्या है? इट ऑल्सो इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट इज़ द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन दैट इज़ द लिम्फ नोड्स। अब मैं इसका पिक्चर बताऊंगी आपको। द लिम्फ नोड्स क्या हैं? ये छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लिम्फॉइड टिश्यू से ही बने हुए होते हैं। जो पूरे लिम्फ वेसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो कुछ कुछ जगह पर आके पूरे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर कि लिम्फ नोड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो लिम्फ नोड वही है, ये क्या है? एक तरह के लिम्फ के ही टिश्यूज़ हैं जहाँ कई सारी वेसल्स आकर इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये लिम्फ नोड्स पे भी क्या होता है, जब लिम्फ के वेसल्स वहाँ के इकट्ठे होते हैं उनके साथ क्या होता है कि एंटीजेंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन लिम्फ नोड्स में जो कि लिम्फ वेसल से चलते हुए जो एंटीजेंस या ये पैथोजेंस या डिजीज कॉजिंग जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं दे आर द एंटीजेंस। ये लिम्फ वेसल से चलते हुए कहाँ पर पहुँच जाते हैं? लिम्फ नोड में पहुँचकर ये ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द, अब जैसे ही यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स जो प्रेजेंट है वो उस पर एक्ट करेंगी और अपना इम्यून रिस्पॉन्स देंगी। थिंक सो इट इज़ क्लियर। सारे ही जो प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। नाउ व्हाट इज दिस म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू या माल्ट? व्हाट इज माल्ट? एग्जाम में पूछा जाता है। MALT, दैट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। देखिए नाम से ही आपको समझ लेना चाहिए। इट रिफर्स टू द लिम्फॉइड टिश्यू which is located in the mucous membrane। अब म्यूकस मेम्ब्रेन हमने पहले भी देखा था कि ये हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ रहा था। तो जिस जगह पर भी म्यूकस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो गया, मैंने ये भी बताया था आपको, रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, इन सब में क्या था? म्यूकस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, क्योंकि ये सभी बॉडी जो है के बाहरी पार्ट से जुड़े हुए हैं यहाँ पर से। तो इससे क्या होगा कि कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स आएगा तो यहाँ पर ये ट्रैप हो जाएगा। ये म्यूकस के मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर क्या है, ये लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट है, वो इसको ख़त्म कर देंगे। तो माल्ट जो है हमारी बॉडी का 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू जो है इट कंस्टिट्यूट्स बाय द माल्ट ओनली या म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। म्यूकोसल, अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है व्हाट इज़ माल्ट। तो माल्ट इट इज़ म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड tissue। It is the lymphoid tissue which is located within the mucous membrane lining, यानी कि म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है उसके वहाँ पर जो भी लाइनिंग प्रेजेंट है, जो कि वेस्कुलर लाइनिंग प्रेजेंट है वेस्कुलर टिश्यूज़ की, वहाँ जहाँ पर ये कहाँ पर होगा? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स ऑफ द बॉडी। और 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू ये माल्ट ही होता है। सी यहाँ पर देख सकते हैं आप लिम्फ नोड्स, ये पूरे के पूरे लिम्फ वेसल्स हैं। दिस ऑल आर द लिम्फ वेसल्स। और इस जगह पर आप देख सकते हैं
कि जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे दे आर द लिम्फ नोड्स, जहाँ पर कि आकर लिम्फ वेसल में जो भी एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे लिम्फ वेसल से होते हुए लिम्फ नोड्स में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वहीं पर लिम्फ नोड्स पे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से यानी कि थाइमस टी सेल्स या जो बी सेल्स थे वो मैच्योर होकर एंटीजन स्पेसिफिक साइट्स उसमें आ जाती है। फिर यहाँ पर आके वो एंटीजन से अटैक करते हैं एंटीजन को और उसके बाद बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। So students, this was all with today's part. Tomorrow we will see the next fifth part of health and diseases. Thank you so much.